ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। बात उन दिनों की है जब देश की आम जनता के हिस्से भरपेट भोजन नहीं था, चैन की नींद नहीं थी। ऐसे समय में एक सेठ जी अपने एक अत्यंत आत्मीय व्यक्ति के पास प्रीति भोज में सम्मिलित होने का निमंत्रण लेकर पहुंचे। अपने परिधान, परिवेश और आत्मा में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को संजोए उनके उस आत्मीय व्यक्ति ने इस निमंत्रण को बड़ी ही विनम्रता से अस्वीकार करते हुए कहा, ये आपकी कृपा है जो आप मुझ अकिंचन के पास स्वयं निमंत्रण देने पधारे, किंतु जब तक मेरे इस देश में हजारों लाखों भाई बहन आधे पेट रहकर दिन काट रहे हों, मैं विविध व्यंजनों से परिपूर्ण बड़े बड़े भोजों में कैसे सम्मिलित हो सकता हूं? ये सुस्वादु पदार्थ मेरे गले कैसे उतर सकते हैं? भावपूरित ये शब्द कहने वाले वो व्यक्ति थे महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने आधुनिक शिक्षा पद्धति को भारतीय परिवेश में विकसित करने के उद्देश्य से एक महान भिक्षुक बनकर दान की राशि एकत्र की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में पंडित बृजनाथ और मूना देवी के घर हुआ। मध्य भारत के मालवा प्रांत से प्रयाग आ बसे उनके पूर्वज मालवीय कहलाए। उनके पिता पंडित बृजनाथ संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे और श्रीमद् भगवत कथा सुनाकर अपना जीवन यापन करते थे। पंडित हरदेव धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में मदन मोहन जी ने संस्कृत भाषा में आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। प्रयाग के स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने मकरंद उपनाम से कविताएं लिखना प्रारंभ किया, जो उन दिनों की पत्र पत्रिकाओं में खूब छपती और सराही जाती। सन 1884 में उन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज से कलकत्ता विश्वविद्यालय की बीए की उपाधि प्राप्त की। सार्वजनिक कार्यों में उनकी आरंभ से ही रुचि थी। अपने छात्र जीवन में ही उन्होंने वाग्वर्धिनी सभा की स्थापना की थी। बीए करने के बाद वे आगे भी पढ़ना चाहते थे, किंतु आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने 40 रुपए महीने पर अध्यापकी का कार्य स्वीकार किया। इस बीच अखाड़े में व्यायाम और सितार पर शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी वे बराबर देते रहे। व्यायाम का नियम तो इतना अद्भुत था कि 60 वर्ष की अवस्था तक वे नियमित व्यायाम करते रहे। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कुंदन देवी के साथ संपन्न हुआ। अपने देश, अपनी संस्कृति से उनके सरोकार बहुत गहरे थे। यही कारण है कि वे कई संस्थाओं के संस्थापक और पत्रिकाओं के संपादक रहे। इस रूप में उन्होंने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को संरक्षित करते हुए राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके साथ ही सन 1891 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत करते हुए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण मामलों में अपना लोहा मनवाया। हालांकि सन 1913 में उन्होंने वकालत छोड़ राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया, लेकिन जब चौरी चौरा कांड में 170 व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई तो वकील के रूप में वे फिर से अदालत गए और 150 लोगों को अपनी प्रतिभा के बल पर बरी करवाया। भारत भूमि और भारतीय हमेशा उनकी प्राथमिकता में रहे। सुभूमि भैया भारत के देशवा, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा, से मोरे प्राण बसे ही कोहरे बटोहिया,
से मोरे प्राण बसे ही में ओहरे बटोहिया। एक द्वार घेरे राम हिम को तबलवा से 3 द्वार सिंधु रावे रे बटोहिया। से 3 द्वार सिंधु रावे रे बटोहिया। जाहू जाहू मैया रे बटोही हिंद देखी आऊ। जाहू जाहू मैया रे हो जाहू जाहू मैया रे बटोही हिंद देखी आऊ। जहाँ वहाँ कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया। से जहाँ वहाँ कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया। पवन सुगंध माद अगर चननवा से कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। से कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। झगमग पनिया गंगा रे जमुनवा के झगमग पनिया से सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया। से सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया। ब्रह्मपुत्र पंचानंद घहरा तनि सदीन सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। से सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। पंडित मदन मोहन मालवीय एक महान राष्ट्रभक्त, मातृभाषा सेवी, समाज सुधारक तथा एक विलक्षण वकील और पत्रकार के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने समाचार पत्र हिंदुस्तान का संपादन 2.5 साल तक करके जनता को जगाया। इंडियन ओपिनियन के संपादन में भी उन्होंने हाथ बटाया। इसके साथ ही उन्होंने समाचार पत्र अभ्युदय और लीडर के साथ ही पत्रिका मर्यादा भी प्रकाशित की, जिनके प्रभाव से लोकमत निर्माण का महान कार्य संपन्न हुआ। सन 1906 में मालवीय जी ने प्रयाग कुंभ के अवसर पर सनातन धर्म अधिवेशन कराया तथा यहाँ सनातन धर्म संग्रह नामक एक वृहद ग्रंथ प्रस्तुत किया। पंडित मदन मोहन मालवीय एक सफल पत्रकार थे और हिंदी पत्रकारिता से ही उन्होंने राष्ट्र चेतना जगाने का कार्य आरंभ किया था। वास्तव में उन्होंने उस समय के पत्रों को हिंदी प्रचार का प्रमुख साधन भी माना और हिंदी भाषा के स्तर को ऊंचा किया। हिंदी की सबसे बड़ी सेवा मालवीय जी ने ये की कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की अदालतों और दफ्तर में हिंदी को व्यवहार योग्य भाषा के रूप में स्वीकृत करवाया।
पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध के गवर्नर सर एंटनी मैकडोनेल के सम्मुख विविध प्रमाण प्रस्तुत करके सन 1898 में उन्होंने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को कचहरियों में प्रवेश दिलवाया। सन 1910 में काशी में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि जिस तरह हिंदी को फारसी और अरबी के बड़े बड़े शब्दों से लादना बुरा है, ठीक उसी तरह अकारण हिंदी को संस्कृत के शब्दों से गूंथना भी अच्छा नहीं है। मेरा मानना है कि एक दिन यही हिंदी राष्ट्रभाषा होगी। उनका कहना था कि किसी भी देश की उन्नति विदेशी भाषा नहीं बल्कि अपने देश की भाषा द्वारा ही हो सकती है। वो कहा करते थे कि अंग्रेजी माध्यम भारतीय शिक्षा में सबसे बड़ा विघ्न है। सभ्य संसार के किसी भी जन समुदाय की शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा नहीं है। स्वभाव से मृदुभाषी मालवीय जी एक प्रखर और ओजस्वी वक्ता थे। 7 वर्ष की आयु से ही उनके अध्यापक माघ मेले में उनसे व्याख्यान दिलवाया करते थे। शायद इसी का परिणाम था कि सन 1886 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जब उन्होंने भाषण दिया तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। इसी भाषण से वे राजनीतिक परिदृश्य में उभरे। रोलेट बिल के विरोध में लगातार 4 घंटे और अपराध निर्मोचन बिल पर लगातार 5 घंटे दिया उनका निर्भय और गंभीर अभिभाषण आज भी अविस्मरणीय है। वे 50 वर्षों तक कांग्रेस में सक्रिय रहे। वे सन 1909 लाहौर अधिवेशन, 1918 और 1930 में दिल्ली और 1932 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। सन 1918 के अधिवेशन में ही उन्होंने सत्यमेव जयते का उद्घोष किया और आगे चलकर उपनिषद से लिया ये वाक्य इतना प्रचलित हुआ कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे अंकित किया गया। गांधी जी उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। बापू ने ही उन्हें महामना की उपाधि दी थी। मालवीय जी ने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए जेल यात्राएं भी की। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, सपना स्वाधीन भारत का। देश भारत कैद से, देश भारत कैद से आजाद फिर होने को है। गुलशने हिंदोस्ता आबाद फिर होने को है। देश भारत कैद से पड़ रही है आजकल से याद की तुझ पर नजर। जुल्म तुझ पर बुलबुले नाशाद फिर होने को है। देश भारत कैद से। रंजो गम फसले खिज़ा में फिर उठाने के लिए। रंजो गम फसले खिज़ा में फिर उठाने के लिए। बुलबुले नाशाद तू आजाद फिर होने को है। बुलबुले नाशाद तू आजाद फिर होने को है। सुन रहे हैं बुलबुले नाशाद अब होगी रेहा। आशियाँ उजड़ा हुआ आबाद फिर होने को है। देश भारत कैद से आजाद फिर होने को है। गुलशने हिंदोस्ता आबाद फिर होने को है। देश भारत कैद से।
सितमगर घर आबाद फिर होने को है, ऐसे सितमगर घर आबाद फिर होने को है। जा रहा है आज कातिल किस लिए खंजर वक़फ़, जा रहा है आज कातिल किस लिए खंजर वक़फ़। कैद हस्ती से कोई आजाद फिर होने को है, देश भारत कैद से आजाद फिर होने को है। गुलशने हिंदोस्तां आबाद फिर होने को है, देश भारत कैद से। पड़ रही है आजकल सयाद की तुझ पर नजर, जुल्म तुझ पर बुलबुले नाशाद फिर होने को है, देश भारत कैद से। हम जानते ही हैं कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अंग्रेजी शासन के दौर में एक स्वदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना उनकी बड़ी उपलब्धि थी। मालवीय जी पर डॉक्टर एनी बेसेंट के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा, जो उन दिनों शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ थीं, और 1896 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला था। यहीं से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का सपना जागा, और सन 1905 के कुंभ मेले के दौरान ये प्रस्ताव लोगों के सामने लाया गया, और कहा जाता है कि यहीं एक वृद्ध महिला ने 1 पैसा चंदे के रूप में उन्हें दिया। इसके बाद मालवीय जी ने पेशावर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की और 1,64,00,000 रुपए चंदे के रूप में इकट्ठा किए। इस तरह अथक परिश्रम के बाद 4 फरवरी सन 1916 को वसंत पंचमी के दिन इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस समारोह में देश भर से राजा महाराजा, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और समाजसेवी उपस्थित थे। गांधी जी भी विशेष निमंत्रण पर यहां पधारे थे, और यहीं अपना वो ऐतिहासिक भाषण उन्होंने दिया था जिसमें ब्रिटिश सत्ता और हीरे जवाहरात से लदे राजा महाराजाओं की गांधी जी ने घोर भर्त्सना की थी, और अंग्रेजों ने उनकी मंशा को पहली बार यहीं भांपा था। इस तरह मालवीय जी ने अपना सारा जीवन भारतीय संस्कृति को बचाने और देश को स्वाधीन कराने में लगा दिया था, और भारतीय जीवन मूल्यों के उच्चतम आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किए थे। जिन दिनों मालवीय जी कुलपति के रूप में कुलपति आवास में रहते थे, उनके भोजन के लिए अन्न शिव प्रसाद गुप्त जी के घर से दान में आया करता था। इसलिए घर में 2 रसोई थी, एक उनके लिए और दूसरी परिवार के लिए। एक दिन मालवीय जी के पौत्र को परीक्षा देने जाना था और घर की रसोई में भोजन तैयार नहीं था। इसलिए घर के महाराज ने उनकी रसोई से बच्चे को कुछ खिलाने की अनुमति मांगी, किंतु मदन मोहन जी ने उसे घर खर्च से कुछ पैसे दिलवाकर बाहर ही कुछ खा लेने का आदेश दिया। उनका पोता जब परीक्षा देकर वापस लौटा तो मालूम हुआ कि मालवीय जी भूखे बैठे हुए हैं। अलग अलग रसोई से दोनों का खाना आया और दोनों साथ खाना खाने बैठे। अब पोते ने उनसे पूछा, जब आपको इतना दुख हुआ कि आप दिन भर भूखे रहे, तो सुबह मुझे खाने क्यों नहीं दिया? मालवीय जी ने बड़े ही वात्सल्य से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम अभी नहीं समझोगे, बहुत छोटे हो। घर का खाना जिन पैसों से बनता है उसे घर के लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन मेरा खाना दान में मिले अन्न से बनता है, क्योंकि देने वाले को लगता है कि मैंने थोड़ी बहुत देश की सेवा की है, लेकिन उस अन्न पर मेरे परिवार का अधिकार नहीं हो सकता। बस इसीलिए मना किया। ऐसे जीवन मूल्यों के साथ उन्होंने आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 12 नवंबर सन 1946 को अंतिम सांस ली।
स्वाधीन भारत का स्वप्न लिए आजादी से मात्र 9 महीने पहले वो इस दुनिया से विदा हो गए। स्वतंत्र भारत के लिए उनके भीतर की गहरी तड़प उनके शब्दों से व्यक्त होती रहती थी। कभी उन्होंने कहा था कि मैं विगत 50 सालों से सक्रिय हूं। संभव है मैं बहुत दिन न जीऊं और अपने जी में ये कसक लेकर मरूं कि भारत अब भी पराधीन है, किंतु फिर भी मैं ये आशा करता हूं कि मैं इस भारत को स्वतंत्र देख सकूंगा। किंतु अफसोस कि वो इस कसक के साथ ही अनंत में विलीन हुए और आजाद भारत ने उन्हें भारत रत्न के सम्मान से अलंकृत किया। नमन ऐसी महान विभूति को। मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल, जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। उन्हें करूं क्या चढ़ा दिया लो, चरणों की लेने दो धूल, जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल, जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। तर्पण हित कुछ अर्पित फूल, जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। गगन के अंदर कभी न होगा उल्का
तर्पण हित कुछ अर्पित फूल, जीवन अंजलि में मेरे तर्पण हित कुछ अर्पित फूल। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। ये वतन का वतन का